सुप्रीम कोर्ट खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि इस मामले पे क्या वर्डिक्ट दिया जाए। ये देखो बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। मामला ये है कि एक महिला जो 2 बच्चों की माँ है, मदर है, और छोटे वाले बच्चे की एज तो सिर्फ 1 साल है। ये महिला 26 वीक्स की प्रेग्नेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलती है कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, मुझे बच्चे को जन्म नहीं देना है क्योंकि मेरी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, डिप्रेशन से मैं गुजर रही हूँ और बच्चे का जन्म अगर हो जाता है तो मैं ठीक से ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तो ना सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने, उस बेंच में दोनों महिलाएं थी, महिला जजेस थी, उन्होंने ना इस फाइल को भेजा एम्स के एक मेडिकल बोर्ड के पास में। तो एम्स के मेडिकल बोर्ड ने ना शुरुआत में तो कह दिया कि हम 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है लेकिन टर्मिनेट करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ठीक है आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा लीजिए। लेकिन उसके बाद ना यूनियन गवर्नमेंट फिर से पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और यूनियन गवर्नमेंट ने ना उस मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर का मेल दिखाया। मेडिकल बोर्ड में जो एक डॉक्टर मौजूद थे ना, उन्होंने ये बताया कि अभी देखो 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है और बच्चा माँ के पेट के अंदर इतना बड़ा हो चुका है कि अगर उस बच्चे को बाहर निकाला जाए तो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो मतलब अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो उस छोटा बच्चे की जो माँ के पेट के अंदर है, जन्म लेने के लिए अभी वायबल है, उसकी जान ले रहे हो आप, तो ये सही नहीं है। तो फिर से यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई इस इशू को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो लताड़ लगाई मेडिकल बोर्ड को, बोला कि यार तुम ये बात पहले बोल देते यार, हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि चलो ठीक है मेडिकल बोर्ड बोल रहे हैं तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा लो। पहले क्यों नहीं बोला कि आपने बच्चा इतना बड़ा हो चुका है पेट के अंदर कि अब वो जन्म लेने के लिए तैयार है, सर्वाइवल हो जाएगा अगर वो पेट से बाहर आता है। तो लताड़ लगाने के बाद में फिर होती है जबरदस्त बहस कोर्ट में, अलग अलग तरह के आर्गुमेंट्स निकल के आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो जो अनबोर्न चाइल्ड है ना, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, जो माँ के पेट के अंदर है, उसके भी अपने अधिकार हैं। जो मदर है ना, वो मदर अपनी मर्जी से पूरी तरह से अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा भी माँ के पेट के अंदर इतना बड़ा हो चुका है कि उसके राइट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। यह पहला आर्ग्यूमेंट दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। दूसरा आर्ग्यूमेंट यूनियन गवर्नमेंट कहती है, एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, इसमें यह बोला गया है कि डेडलाइन जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने की वो 24 वीक्स हैं और 24 वीक्स भी रेयर सर्कमस्टांसिस में, जब मां की जान को खतरा हो या फिर मां के पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें किसी प्रकार से कोई डिफॉर्मिटी है, कोई मतलब कमी है कि जन्म होते ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैक्सिमम 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। लेकिन इस केस में जो मदर आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो देखो 26 वीक्स की प्रेग्नेंट हैं, 2 हफ्ते ज्यादा, यानी एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट का कहना है। नेक्स्ट, वायबल बेबी एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है उस बच्चे की जान बचाना जो मां के पेट के अंदर है। और मेडिकल ओपिनियन ये सजेस्ट कर रही है कि उस बच्चे का जन्म होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, तो फिर तो देखो सरकार की सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जान बचाना। सबसे लास्ट में यह भी कहा गया सरकार के वकील की तरफ से कि देखो पार्लियामेंट कानून बना सकती है और किन किन सिचुएशन में, वैसे तो एक महिला का पूरा पूरा हक है कि कब वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, कब नहीं देना चाहती, एक मदर के पास में ना रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं। लेकिन सरकार कहती है ये एब्सोल्यूट नहीं है, पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है दूसरे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और पार्लियामेंट ने बनाया है ये एमटीपी एक्ट 2021। तो ये सारे आर्गुमेंट सरकार की तरफ से दिए गए। अब वो मदर जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं अपनी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए, इनकी तरफ से आर्गुमेंट दिए गए कि ना आप मदर के अधिकारों को तवज्जो दो, जो मदर के राइट्स है ना उनको आप प्रायोरिटी दो, और वो बच्चा जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ है उसके राइट्स को आप प्रायोरिटी मत दो। क्योंकि देखो मदर की मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं है, अगर बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा। यहां पर आप मदर की वेलबींग, प्राइवेसी और डिग्निटी को ज्यादा तवज्जो दो। मदर के वकील ने यह भी बोला कोर्ट में कि देखो मदर ने ना बहुत सोच समझ के यह फैसला लिया है 26 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन यह फैसला लिया गया है मेंटल कंडीशन को ध्यान में रख के, और बच्चे का ध्यान वो नहीं रख सकती, असक्षम है बच्चे का ध्यान रखने में। तो ये कॉन्शियस डिसीजन जो है ना, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को।
और इसके बाद दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुने सुप्रीम कोर्ट ने, 2 जजों की बेंच थी। फिर इसके बाद ना जज ही डिवाइड हो गए आपस में। जस्टिस हिमा कोहली ये तो कहती हैं कि सरकार का व्यू ठीक है कि बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए जन्म का, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनबोर्न चाइल्ड की जान बचाना। लेकिन दूसरी जो जज थी बेंच में, जस्टिस BV नागरत्ना, इन्होंने ये बोला कि वुमेन डिसीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई मदर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है, ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, तो उसने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि मेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्या मैं बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी, हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो सोच समझ के मदर ने फैसला लिया है, तो उसके फैसले की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने ये भी बोला कि देखो ये केस वो नहीं है कि अनबोर्न बेबी जो है उसका जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये केस मदर के राइट से संबंधित है। तो मदर के जो इंटरेस्ट है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। देखो पूरा मामला हमने समझ लिया। अब आप बताइए इस कॉम्प्लेक्स इशू में, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है कि बच्चे के इंटरेस्ट को तवज्जो दी जाए या फिर माँ के इंटरेस्ट को, क्योंकि अनबोर्न बेबी जिसका अभी जन्म बेशक नहीं हुआ है लेकिन सर्वाइवल के चांसेस हैं अगर वो पेट से बाहर आता है तो आप बताइए कैसे इस केस में दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए। वैसे इस केस में कोई बैलेंस हो नहीं सकता है, सीधा सीधा या तो मदर की मानी जाए और इजाज़त मिले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने की, या फिर बच्चे का जन्म हो। 2 ही ऑप्शन हैं और टाइम अभी तेज़ी से निकलता जा रहा है। ऑलरेडी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा भी समय अगर बीता फिर तो बच्चे का जन्म होगा ही। लेकिन सोच के देखो, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बच्चे का जन्म होता है और बाद में कई सालों बाद बच्चे को पता लगेगा कि मेरी मदर तो कोर्ट में गई थी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। खैर आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू पर, आपको क्या लगता है मदर सही है या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बच्चे का जन्म होना चाहिए सरकार सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो शशि थरूर का है। ये लिखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कायदे से 1945 में ना यूएन को आप बताइए किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था। यूएन को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि आने वाली जनरेशन्स को वार के प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन देखो यूक्रेन रशिया वार तो अभी चल ही रहा था। अब आप देख लीजिए इजराइल और हमास के बीच में वार स्टार्ट हो गया है। तो क्या यूएन कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है? यूएन की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्या कोई एक्शन ले पा रही है? आंसर है देखो बिल्कुल नो नो नो। आप देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में ना सिर्फ 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, बस इनके बीच में ना फाइट देखने को मिलती है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं। जो 5 देशों में से जो जिसके हित में होता है बस वही करता है। वर्ल्ड पीस को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, इन्होंने देखो साफ तौर पे बोला कि वर्ल्ड सिक्योरिटी का गारंटर अब नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल, ये सिर्फ एक बैटल ग्राउंड बन के रह गया है 5 परमानेंट मेंबर्स के बीच में। इवन अभी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है ना गुटरेस, ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड अब चेंज हो चुका है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी है। आप देखो सिचुएशन देखिए, 1945 में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो उस समय जो मेजर कंट्रीज थे ना उनको शामिल किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में। तब से लेके अभी तक फ्रांस और यूके ये तो उतने पावरफुल भी नहीं है, ये अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इवन रशिया भी उतना पावरफुल नहीं है लेकिन वो भी अभी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इन देशों से ज़्यादा पावरफुल तो देखो अभी इंडिया, जर्मनी, ये सब देश हैं, इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? वीटो भी देखो सिर्फ 5 देशों के पास में है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। किसी भी इश्यू पर ये चाहे तो अपनी वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब भी इनके इंटरेस्ट की बात आती है ना ये वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इजराइल की बात है, यूएस जो है वो इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होने देता सिक्योरिटी काउंसिल में। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया जो कि एक सोवरेन कंट्री है, तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है यूक्रेन का।
बट यूएन इस मुद्दे पे कुछ नहीं कर सका। रशिया के पास तो खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है, वीटो पावर्स हैं। जो आज के समय में सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है ना, इन्होंने देखो 75 साल बाद युद्ध जीता था। चाइना ने तो हालांकि युद्ध जीता भी नहीं था। बाकी 4 कंट्रीज, फ्रांस, यूके, यूएस, रशिया, इन्होंने ना हिटलर, मसूलनी और जापान, इन सबको हराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध जीता, इस वजह से इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दी गई। चाइना ने तो जीता भी नहीं था। बट जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल घली थे ना, तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में ना रिफॉर्म आ जाने चाहिए 1995 से पहले। उस समय यूएन की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी। 50वीं एनिवर्सरी के आने से पहले पहले सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आ जाने चाहिए। लेकिन शशि थरूर कहते हैं 50वीं क्या, 60वीं एनिवर्सरी चली गई, 70वीं भी चली गई, 75th आ गई, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। बार बार सिर्फ रिफॉर्म्स की बात ही होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये वही बात हो गई कि कई सारे डॉक्टर्स मिलके इलाज कर रहे हैं किसी का। डॉक्टर्स इस बात पे तो रजामंद हैं कि ये डिजीज़ है पेशेंट को, लेकिन इलाज कैसे होना चाहिए इस बात पे डॉक्टर्स आपस में एकमत नहीं है। वही बात है कि ज़्यादातर देश इस बात पे तो सहमत हैं कि हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल अब पहले से रेलेवेंट नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या रिफॉर्म्स लाए जाएं इस बात को लेके विभिन्न देश सहमत नहीं होते। जब देखो शुरुआत में यूएन बना था ना, तो उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर्स थे। 11 मेंबर्स थे आउट ऑफ 51 कंट्रीज, यानी टोटल सदस्य यूएन के थे उस समय 51, और 11 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे। फिर ना 1965 में ना यूएन के चार्टर में बदलाव किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित ये एकमात्र चेंज था। उस समय ना सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 15 कर दी जाती है। पहले कितने थे? टोटल 11 मेंबर्स थे, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। लेकिन ना 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए, तो टोटल मेंबर्स हो गए सिक्योरिटी काउंसिल में 15, यानी 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। बट देखो आज के समय में ना टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई है यूएन में 193, और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जितने मेंबर्स हैं 15 ही हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स पूरे यूएन के टोटल मेंबर्स का सिर्फ 8% है आज के समय में। पहले 22% थी ये संख्या। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे कंटिनेंट्स ऐसे हैं जो अभी ये फील करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में प्रॉपर। जैसे अफ्रीका मान लीजिए, देखो यूएन का ना बहुत सारा काम, मेजोरिटी काम तो अफ्रीका में होता है। जैसे यूएन के जो संस्थाएं हैं वो अफ्रीका में काफ़ी एड देती हैं, अफ्रीका में काफ़ी काम करती हैं, बढ़िया काम करती हैं, लेकिन अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। आप यूरोप देखिए, यूरोप वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोप के मेंबर्स ना ज़्यादातर समय 33% के आसपास रहते हैं। यानी टोटल 15 में से 5 मेंबर्स तो यूरोप के होते हैं, और इसमें हम रशिया को तो काउंट भी नहीं कर रहे, जो दोनों देशों में आता है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। इसके बाद आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखिए, जापान, जर्मनी आज के समय में ना यूएन के बजट में दूसरे नंबर पे, जापान दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और जर्मनी तीसरे नंबर पे। लेकिन फिर भी यूएन चार्टर में ना आज भी जापान और जर्मनी को ना एनिमी स्टेट माना गया है। वो देखो इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यूएन बना था, और उस समय यही देश एनिमी कंट्रीज थे, जापान, जर्मनी, इन्हीं को हराया था यूएस, यूके, रशिया, इन सब ने मिलके। तो यूएन चार्टर चेंज ही नहीं हुआ है इतने सालों से। तो जो 75 साल पहले लिखा गया था वो आज भी लिखा हुआ है। और देखो इंडिया जैसे देश जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी, जिसका यूएन में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है, खास करके पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, जो आज के समय में वर्ल्ड अफेयर्स को एक डायरेक्शन दे रहा है। इंडिया की आवाज़ मायने रखती है आज के समय में वर्ल्ड अफेयर्स में। तो इंडिया जैसे देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, आज के समय में जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये 5 देश चाहते ही नहीं कि रिफॉर्म आए। इनको लगता है कि यार हमारी पावर कम हो जाएगी, क्यों ही हम किसी और को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने दें। ये वही बात है कि मोहल्ले में जैसे कोई गाड़ी है, सिर्फ 5 लोगों के पास में है, अच्छी गाड़ी है, तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये गाड़ी किसी और के पास आए। वो सोचते हैं कि हमारी चौधर है,
हमारी इज्जत है तो हम किसी और को ये इज्जत नहीं लेने देंगे। और दूसरा देखो, जो मेंबर्स बनना चाहते हैं ना अभी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, जैसे इंडिया की बात कीजिए, जापान की कीजिए, जर्मनी की कीजिए, ब्राज़ील की कीजिए, ये रीजनल पावर्स हैं। ये रीजनल पावर्स हैं तो रीजन में भी ना इनको लेके विरोध है। दूसरे देश जलते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया को लेके जलता है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। जापान से चाइना जलता है, और ब्राज़ील से कौन जलता है? अर्जेंटीना जलता है, जर्मनी से इटली जलता है। तो इन्होंने ना, जो ये जलने वाले देश है ना, इन्होंने ना अपने कॉफ़ी क्लब बना लिया चुगलियाँ करने के लिए कि हाँ इनको तो नहीं बनने देंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वैसा वाला काम चल रहा है। और दूसरा देखो, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, नशा करके ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स मान भी गए कि चलो ले आओ यार रिफॉर्म, तो भी फिर यूएन जनरल असेंबली में ना 2/3 मेजोरिटी के साथ में अमेंडमेंट चाहिए। यूएन का जो चार्टर है ना उसको अमेंड करना होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ में, यानी 129 कंट्रीज आउट ऑफ 193। और रेटिफाई करना ना ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। 129 देशों को ना अपनी अपनी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाना होगा, पार्लियामेंट में कानून बनाना होगा। तो ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो कुल मिला के देखो, राइटर यही बोलते हैं कि सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। अफ्रीका में जैसे 54 मेंबर स्टेट्स हैं, किसको मिले किसको ना मिले। कई दावेदार हैं, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट। तो कौन से 2 देशों को मिले, कौन से 2 देशों को ना मिले। तो फिर एक सजेशन ये आता है कि अभी जब तक पूरा रिफॉर्म नहीं आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, सेमी परमानेंट मेंबर बनाना स्टार्ट कर दो, एक नई कैटेगरी। अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो जिनकी संख्या होती है 10, वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं। इंडिया बना था 8वीं बार, अभी तो इंडिया की ये मेंबरशिप जो है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे ख़त्म हो गई 8वीं बार। लेकिन ये 2 साल बनने के बजाय 10 साल तक ये सेमी परमानेंट मेंबर बनाया जाए कई सारे देशों को। लेकिन ये सजेशन अच्छा नहीं लगा इंडिया जैसे देशों को, कि बोला हम भिखारी थोड़ी हैं भैया, ये क्या 10 साल के लिए बना रहे हो, कंप्लीट बनाओ ना। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं कि रिफॉर्म लाए जाएं, रिफॉर्म लाए जाएं, बस यही झुंझुना कई सालों से गाया जा रहा है, लेकिन बस कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दोनों, चाइना, रशिया, ये एक ग्रुप है, यूके, फ्रांस, यूएसए ये ग्रुप है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुका है सिक्योरिटी काउंसिल। वेस्ट जो है, यानी ये यूएसए वाला जो ग्रुप है, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनमें रिफॉर्म्स नहीं आने देता। इसके अलावा जो रशिया है वो वीटो इस्तेमाल कर लेता है यूक्रेन, माली, सीरिया, नॉर्थ कोरिया के इशू पर। इसलिए कोई एक्शन लेता ही नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल। कायदे से अभी भी एक्शन लेना चाहिए था इजराइल पैलेस्टीन इशू पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ बातें। तो एक फेमस कहावत है यूएन के बारे में, ये सिर्फ बातचीत की दुकान है और कुछ नहीं है, जिसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं। अदरवाइज कोई एक्शन उक्शन तो यूएन के द्वारा लिया नहीं जाता है, वार के सिलसिले में खास करके। अदरवाइज तो देखो हेल्थ और दूसरे मैटर्स में थोड़ा बहुत काम यूएन करती रहती है, अफ्रीका समेत दूसरे पिछड़ों इलाकों में, वो एक अच्छी चीज़ है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है। फाइनली जो आवश्यक फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है वो मिल चुका है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को। दिसंबर 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में कॉस्ट आएगी 44,605 करोड़ रुपए। 2 रिवर्स हैं, एक केन एक बेतवा, दोनों को आपस में लिंक करने का ये प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये है केन रिवर और ये है बेतवा रिवर। तो केन रिवर से पानी लाया जाएगा बेतवा रिवर में। इस प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिश होने के बाद में बुंदेलखंड का जो रीजन है जहां पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उस रीजन में पानी अवेलेबल होगा और इसके बहुत सारे फायदे होंगे। देखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर यानी रिवर्स को आपस में जोड़ना, ये आइडिया ना लेट 1970s में इमर्ज होकर आया था कि वो रिवर्स जो फ्लड प्रोन हैं, जिनकी वजह से आसपास रीजन में फ्लड आती है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन रिवर्स से पानी ट्रांसफ़र किया जाए उन रिवर्स में जहाँ पर रिलेटिवली पानी कम होता है। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी और दूसरी रिवर्स में पानी जाएगा लिंक होके, मान लीजिए कैनल बना दिया बीच में लिंक करने के लिए,
तो उन रिवर्स में पानी आ जाएगा जहां पे पानी की कमी है, तो आसपास के रीजन को पानी मिल जाएगा। तो उस समय लेट 1970s में आइडिया निकल के आया था सबसे पहले। बाद में देखो 1980 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान निकल के आया जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने फॉर्मुलेट किया था। इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ना रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक हिमालयन रिवर डेवलपमेंट और दूसरा पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। तो ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, ये पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और ये पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत जिसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इतने सालों से सिर्फ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे बात चल रही है, कुछ हुआ नहीं है बहुत बड़ा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने ना 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के आधार पर, जिसमें से देखो 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ना वो तो पेनिनसुलर कंपोनेंट के हैं और बाकी बचे हुए 14 वो हिमालयन कंपोनेंट के हैं। तो ऐसे ही समय बीतता गया, बाद में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको ये प्रोजेक्ट बहुत प्यारा था। वो कहते थे कि हाँ रिवर लिंकिंग होनी चाहिए, इससे देश के कोने कोने में पानी पहुंचाया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत ना ये पहला प्रोजेक्ट है जो अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है रिवर लिंकिंग से संबंधित। इसके फेस 1 में तो ये डैम वगैरह बनाए जाएंगे जैसे धूधान डैम कॉम्प्लेक्स, और फेज 2 में कंस्ट्रक्टिंग लोअर ओ डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कोथा बैरेज, ये सब इस्टेब्लिश किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स देखो सीधे सीधा इरिगेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा बेतवा रिवर के आसपास। अब ये आंकड़े आपको याद तो रहेंगे नहीं, एक बार नज़र डाल लीजिए। 10.62 लाख हेक्टेयर जो इरिगेशन पोटेंशियल है एनुअली इंक्रीज होगा इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद। 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी और हाइड्रो पावर जनरेट होगी 103 मेगावाट। देखो पहले पता क्या दिक्कत आ रही थी, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, इस बोर्ड ने ना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, कैसे दे दिया तुमने अप्रूवल, तुम्हारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तुम्हारे पास पावर नहीं है इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने की, मुंह उठा के तुमने अप्रूवल दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इससे काफी नाराज हो गया था। एक कंसर्न ये भी निकल के आता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल सेंचुरी दोनों में पानी आ जाएगा, एक हिस्से में नुकसान पहुंचेगा पन्ना टाइगर रिजर्व को और केन घड़ियाल सेंचुरी को। तो ये भी एक कंसर्न है। अब देखो ओवरऑल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो जानते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस। देखो अच्छी चीज़ है ना, उन रिवर्स में जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी भेजा जा रहा है, उन रिवर्स में जहाँ पे पानी कम है तो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस इस्टेब्लिश हो रहा है। बीच में कैनल बनेगा दो रिवर्स के बीच में, तो इनलैंड नेविगेशन भी होगा, बोट वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, नदियों का भी एक नेटवर्क बनेगा। फिर ये नॉर्मल से थोड़े बेनिफिट्स हैं जैसे इरिगेशन बेनिफिट्स, पावर जनरेशन होगा, कुछ दूसरे बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल फिशरीज को सपोर्ट मिलेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी अगर पानी आ जाएगा तो, वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल और अच्छे से होगा अगर पानी आ जाएगा तो, ये सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन मानसून साइकिल। जैसे देखो आज के समय में जो नदियां हैं ना, फॉर एग्जांपल एक नदी है, यहाँ पे पानी है, अब पानी है तो वही पानी इवापोरेट होता है, वही पानी की वजह से आसपास एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी शेप लेती है। पानी ज़्यादा है इसी वजह से एक्विफायर्स भी रिचार्ज रहते हैं। लेकिन अब यहाँ के पानी को किसी दूसरी नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, अतिरिक्त पानी को। अब यहाँ पे पहले पानी नहीं था, यहाँ पानी आ गया तो यहाँ पे इवापोरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे जिस नदी से ट्रांसफ़र किया गया है पहले ग्राउंड में ज़्यादा पानी जा रहा था, अब कम जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये असर डालती हैं बारिश में, प्रेसिपिटेशन में। तो पानी एक रिवर से दूसरे रिवर में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो मानसून साइकिल पे इंपैक्ट पड़ सकता है, ये राइटर बोलना चाहते हैं। क्योंकि इवापोरेशन कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कनेक्टेड रिवर बेसिन्स। देखो राइटर कहना चाहते हैं कि एक रिवर बेसिन जो है ना, रिवर बेसिन होता है कोई एक नदी या फिर उसकी सहायक नदियां मिल के किसी एरिया को सींचती हैं ना, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। राइटर कहते हैं अलग अलग रिवर्स के जो रिवर बेसिन होते हैं ना, आपस में कनेक्टेड होते हैं।
तो एक रिवर बेसिन में आप कुछ फेरबदल करोगे तो उसका असर दूसरे रिवर बेसिन पर भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, जहां से पानी ट्रांसफर किया जाएगा वहां पे सोइल मॉइस्चर पे असर पड़ सकता है, ह्यूमन इंपैक्ट होगा, बहुत से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ सकता है, डैम वगैरह बनेगा, रिजर्वर बनेगा, फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा आएगा। इस 2001 में तो देखो ये सोचा गया था कि 5,60,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स से जोड़ने में, लेकिन अभी तो ये कॉस्ट कई गुना ज़्यादा आएगी क्योंकि समय चेंज हो चुका है, उस बात को 22 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स भी हैं। रिवर्स को आपस में जोड़ा जाएगा, किसी रिवर में देखो कुछ जो फीसिस वगैरह हैं वो सरवाइव कर रही हैं, हो सकता है कि दोनों रिवर्स को आपस में जोड़ा जाए तो दूसरी रिवर ज़्यादा पोल्यूटेड हो, वहाँ पे वो सर्वाइव ना कर सकें, तो इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स भी हैं। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड नहीं आता है वर्चुअल वाटर ट्रेड। जैसे देखो कई सारे देश हैं ना, चाइना जैसे देश हैं, बहुत चालाक हैं। हमारे देश में किसान जैसे पैडी उगाते हैं, पैडी उगाने में ना बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है और इंडिया पैडी को एक्सपोर्ट करता है, तो मतलब बहुत सारा पानी तो हम फ्री में भेज रहे हैं दूसरे देशों में। तो चाइना जैसे देश पता है क्या कर रहे हैं, ये जो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स है ना, इनको तो बल्कि इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे लेदर, मीट क्रॉप्स। इनको लगता है कि यार हमारा पानी दूसरे देशों में क्यों भेजा जाए, तो जिस फसलों में ज़्यादा पानी लगता है उनको तो आप इंपोर्ट कर लो ताकि पानी की वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर करो, ये देखो कि इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, देखो ग्राउंड वाटर को ठीक से मैनेज करना जरूरी है। ग्राउंड वाटर इंडिया में तेजी से डिप्लीट हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है, अदरवाइज पानी की बहुत कमी हो जाएगी। सबसे लास्ट में है कॉम्प्रिहेंसिव वाटर लॉ। देखो अभी ना बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंसर्न्स हैं इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट को लेके, तो ना सरकार एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेके आए जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हों, समझ गए, प्रॉपर सॉल्यूशन हो उस कानून में, तब जाके लोगों का जो विश्वास है इस प्रोजेक्ट में और बढ़ेगा और फिर जो भी सरकार आए इस प्रोजेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट को लेके आगे बढ़ सकती है। जैसे ये केन बेतवा तो पहला है, फिर दूसरे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेके भी सरकार आगे बढ़ सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दो ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित, एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। एक यूपीएससी ने पूछा था 2015 में और दूसरा पूछा था 2020 में। प्री का क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, 2009 में यूपीएससी ने पूछ लिया था सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। आंसर इसका आपको पता ही होगा, मैंने बताया था 2 साल के लिए आज के समय में इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल में एक सोल्यूशन आया था कि इनको सेमी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, 2 साल के बजाय 10 साल के लिए चुना जाए। तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।